गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो अपनी कक्षा 8 का जो चैप्टर चल रहा है यानी जो दिक्कू और आदिवासी के बारे में, ठीक है, यानी दिक्कू आदिवासी और जो नए स्वर्णयुग की कल्पना, इसी चैप्टर में हमने पढ़ रहे थे कि आदिवासी युग, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अपना आदिवासियों पर ही निर्भर है, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में इन आदिवासियों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि आदिवासी किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते थे, यानी आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्णयुग की कल्पना इस चैप्टर का नाम था। तो अब देखो कि शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। देखो, क्या आपने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले जो लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंत यानी जो घुमंतु आदिवासी थे और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बटी यानी बंटवारे से चलती थी। समझ गए? यानी औरतों के काम अलग थे और महिला जो आपके पुरुषों के काम अलग थे। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक के यानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत में बेंगा और खोड़ समुदायों के बीच बिताए थे। ठीक है, इसने ब्रिटिश मानव विज्ञानी, एक ब्रिटिश यानी मानव विज्ञानी थे जिन्होंने यानी कई 10 साल 1930 और 1940 के दशकों में यानी मध्य भारत में जो बेंगा और खोड़ समुदायों के बीच अपने जीवन बिताए थे। तो एल्विन द्वारा निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इससे समय क्रम और कामों में बंटवारे को हम समझ सकते हैं। क्या कि चैत में औरतें, चैत का महीना यानी फाल्गुन, होली के बाद में जस्ट चैत का महीना आता है, समझ गए? हिंदी महीनों की बात की जाए तो चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। समझ गए? क्योंकि होली पर फसलें काट ली जाती थी। अब जो बच जाता था इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठ होते थे, जैसे सरसों है तो सरसों के ठूंठ नहीं बचते क्या अगर हम फसल उत्पादन करते हैं, तो उसी प्रकार जो बचा खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था, यानी पूरे चांद के समय, पूरा चांद का समय मतलब यानी चांदनी रातों में। ठीक है, शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बेंगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत में आदिवासियों में बेंगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था कि बेंगा है वो सबसे अच्छे शिकारी हैं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। आदमी शिकार पर तो जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद जेठ में बुआई होती थी। जेठ का महीना आ जाता था, बरसात का समय हो जाता था, तो उसमें बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। ठीक है, क्वार में यानी फलियां आने लगती थी और कार्तिक यानी कुटकी में पक जाती थी। कार्तिक यानी कार्तिक यानी जो कार्तिक मास में ये कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूरे पूस के महीने में होती थी। समझ गए? यानी जो पूस का महीना होता था ना एकदम सर्दी का, ठीक है, पोग यानी पूस का मतलब पोग महीना है। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। यह चक्कर पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादनों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। यानी ये वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। अब देखो ये यानी ध्यान देना कि ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लकड़ी यानी संथाल लकड़ी बोला गया, लड़की है बिहार 1946। यानी ये संथाल जनजाति कहाँ रहती है? ज्यादातर बिहार में। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे।
अब देखो नेक्स्ट अपना है बेवड़। बेवड़ किसे कहते हैं? आज शब्द आया था बेवड़ कि मध्य प्रदेश में घुमंतु जो किसान होते थे उनकी घुमंतु यानी घुमंतु किसान या घुमंतु खेती के लिए जो शब्द काम ले जाता था वो क्या ले जाता था? बेवड़। क्या ले जाता था? बेवड़। अब अगर कुछ लोग यानी एक जगह खेती करते थे, हमने इतने इस मतलब पहले जो पढ़ा ये ज़्यादातर हमने घुमंत किसानों के बारे में ही पढ़ा। कुछ लोग थे जो एक जगह रहकर भी खेती करते थे। यानी अब देखो कि 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले यानी जो जनजातीय जो कबीले थे वो एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। यानी 19वीं सदी से पहले ही, बोले तो 19वीं सदी से पहले ही वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। अब वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है, और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जमीन है वो पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्य यानी जैसे कुल होता है ना, वंश से कुल, कौन से कुल का, तो कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के यानी कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुनायी बन जाते। यानी कुल में कुछ ऐसा सदस्य होते थे जो मुखिया बन जाता था और बाकी उसके क्या बन जाते थे, यानी अनुनायी बन जाते थे, ठीक है। और जो ताकतवर तो होते थे और वे खुद खेती करने या खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन किस पर देते थे, बटाई पर दे देते थे। समझ गए? यानी आप इतना काम कीजिए, हमको तो इतना दे दीजिए बटाई पे, ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक एक जगह, यानी देखो लिखा है ना कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह है शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। कि जो लोग यानी ब्रिटिश सरकार क्या मानती थी कि जो लोग घुमंतु रहते थे, घूम घूम कर खेती करते थे जगह जगह, उनकी बजाय जो टिक कर एक जगह खेती करते हैं या टिक कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको ब्रिटिश सरकार ज़्यादा यानी सभ्य मानने लगी, ठीक है। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था, क्या लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो अब देखो कि उपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर अब क्या असर पड़ता है। अब देखिए इसमें कि आदिवासी समूह का जीवन बदल गया, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों क्योंकि इनका जीवन ही बदल गया। पहले घुमंत हुआ करते थे, अब एक जगह रहकर काम करने लगे, अपने जीवन यापन करने लगे। तो कहने का मतलब आदिवासी समूह का जीवन एक तरह से यहाँ पर बदल जाता है। अब ये बदलाव क्या क्या थे, देखो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, जो आदिवासी मुखिया थे उनका अब क्या होता है। देखो कि अंग्रेजों के आने से बहुत सारे इलाकों में आदिवासी के मुखियाओं का यानी महत्वपूर्ण स्थान होता था। यानी अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों का जो मुखिया होता था उसका महत्वपूर्ण स्थान होता था, क्योंकि मुखिया के पीछे बहुत सारे यानी क्या होते थे, आदिवासी सदस्य होते थे, ठीक है। उसके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत भी होती थी मुखिया के पास, और वे अपने इलाके पर यानी कंट्रोल भी रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, यानी मुखियाओं की स्वयं की पुलिस होती थी, ठीक है। और वे जमीन एवं वन प्रबंध के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। कौन? मुखिया लोग। ब्रिटिश शासन के तहत इन आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे, ठीक है। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला यानी मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई, ठीक है। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा या उन्हें बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, एक नजराने भेंट देनी पड़ती थी उसमें, समझ गए। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि ही हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था।
पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह यानी नहीं रही उन मुखियाओं के पास। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतु जो घूमकर जो काश्तकार थे उनका क्या हुआ? घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? अब देखो इसमें देखो कि ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। ठीक है, अंग्रेज क्या चाहते थे कि आदिवासियों के यानी ध्यान देना कि जो आदिवासी है यानी घुमंत खेती गुजरात के यानी बहुत सारे वन क्षेत्र यानी समूह यानी अंग्रेज क्या चाहते थे कि वे एक स्थायी रूप से रहें। क्या रहें? एक जगह स्थायी रूप से रहें। तो कहने का मतलब देखो ये एक कहने का मतलब कि ये गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील होते हैं। ये देखो ये भील औरतों का चित्र दिखाया गया है यानी इसमें। ठीक है कि भील औरतें यानी गुजरात में भील औरतें यानी क्या कर रही हैं? खेती करती हुई। ठीक है, जंगल में खेती करते हुए हैं। अंग्रेज क्या चाहते थे कि ये आदिवासी लोग हैं वो एक जगह रहकर यानी क्या रहें? स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना किसानों के लिए आसान था, क्योंकि अलग अलग रहते तो अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था कि उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे कि उनको अपने शासन करने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी, नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। किन्होंने? अंग्रेजों ने कुछ नियम बना दिए जमीन के बारे में। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। ठीक है, कुछ किसानों को भूस्वामी, कुछ को क्या कर दिया? जमीन का मालिक बना दिया गया और दूसरों को पट्टेदार घोषित यानी पट्टे पे जमीन दे दी गई। ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को क्या देते थे? लगान देते थे। झूम काश्तकार, तो झूम काश्तकार का मतलब जो झूमिंग कृषि यानी जो एक जगह घुमंत मान लीजिए, वो झूम काश्तकार को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। समझ गए? जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता। जहां पर क्या यानी पानी भी कम हो और मिट्टी भी यानी सूखी हो, वहां पर हलों से खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे हलों से। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे क्या कि वे उन्हें परंपरागत ढंग से उनसे कि उन्हें पुराने ढंग से ही जीने दिया जाए। समझ गए? व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे ठीक है ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंत कृषि करने की छूट दे दी। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, अब देखो ये हमने देखा था, ये देखो ध्यान देना कि इसमें ये वन कानून और उसके प्रभाव, ये यहाँ से देखो अब वन कानून और प्रभाव। वन कानून, अंग्रेजों ने नए नए कानून बना दिए थे, वन कानून और उसका क्या प्रभाव पड़ा इन यानी आदिवासी लोगों पर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से ही जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी असर पड़ना स्वाभाविक था। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश में धान के खेत यानी देखो चावल की खेती कर रहा है, चावल की खेती वो पानी में ही उगाया जाता है। देखो ये आदिवासी लोग हैं आंध्र प्रदेश में। समतल मैदानों में जंगलों के धान की खेती के बीच को फर्क देखो, यानी आदिवासी एक तो जंगल में कर रहे हैं और एक समतल मैदानों में, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये अब यानी अब अगर बात करें तो यानी ये भी भारी असर पड़ा। क्या पड़ा? किसका असर पड़ा? यानी वन कानून और उनके प्रभाव से, यानी वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी यानी काफी असर पड़ा।
अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना कंट्रोल कर लिया, स्थापित कर लिया। ठीक है, इसके बाद में और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी। जंगल को क्या कर दी? राज्य की संपत्ति अंग्रेजों ने घोषित कर दी कि अब जंगलों पर आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं है, उनको नए कानून के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिएगा। आरक्षित का मतलब कि उसमें न तो आप वनों की कटाई कर सकते हो, नहीं आप किसी प्रकार के कोई यानी पशु चारा यानी पशुओं को चरा सकते हो। समझ गए? आरक्षित घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। आरक्षित जंगल वो जंगल थे जहां अंग्रेजों को अपनी जरूरत के लिए क्या, कौन सी लकड़ी, यानी इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने आदि की इजाजत नहीं थी। समझ गए? इन आरक्षित वनों में तो उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में यानी उनका रोजगार छिन गया, तो रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी, तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यानी मजदूर चाहिए। अब मजदूरों का इंतजाम कहां से हो? समझ गए? आइए, स्लीपर समझ रहे हो कि रेलवे, देखो स्लीपर्स वो होते हैं, देखो कि लकड़ी के क्षितिज तख्ते ऐसे जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। रेल की पटरियां आज भी देखो गांव में जो रेल की पटरियां हैं जो निकलती हैं, देख ध्यान से देखना। अभी तो आजकल तो कुछ लोहे की भी होने लगी हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर यानी लोहे यानी देखो लकड़ी के तख्ते होते, मजबूत होता था, उस पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। तो स्लीपर के लिए यानी मजदूरों की आवश्यकता। अब बड़े बड़े पेड़ों को काटना, उनके स्लीपर बनाना, उसके लिए मजदूरी तो चाहिए, यानी बिना मजदूरी के ये काम होता नहीं था। तो मजदूर आए से कहाँ, मजदूर आए तो कहाँ से आए? क्योंकि उन्होंने मजदूरों को तो क्या कर दिया, यानी एक तरह से यानी प्रतिबंधी लगा दिया। और कुछ मजदूर थे वो बेचारे अपना यानी अपना पैसा ही बदल दिया, उन्होंने कुछ नौकरी करने लगे। उपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका, ये उपनिवेशिक कौन है? अंग्रेज अधिकारी, समझ गए, ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। क्या निकाला? उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, लेकिन उनको क्या शर्त माननी पड़ेगी कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। क्या करनी होगी? मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने क्या मिल गए? सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यानी वन गांव बसा दिए। वन गांव का मतलब कि वनों के बीच में जो गांव आते थे वो वन गांव, ये वन गांव बसा दिए। शर्त थोप दी कि आप यानी झूमिंग कृषि कर सकते हो, लेकिन आपको बदले में क्या करना पड़ेगा? यानी आपको बदले में जंगलों की देखभाल करनी पड़ेगी और यानी आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, पेड़ों को काटना होगा, स्लिप जो लठ हैं उनको यानी क्या करना पड़ेगा? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। तो ये यानी इस प्रकार से अंग्रेजों की ये जो लेबर वाली समस्या है यानी मजदूरों की समस्या थी, मजदूरी की, ये समस्या भी काफी दूर हो गई। अब देखो अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। ठीक है, यानी अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन के ने मध्य भारत में रहने वाले बेंगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, क्योंकि इनके इलाकों में रहता था तो इनके रीति रिवाज और उनकी कला, उनकी लोक संस्कृति से काफी परिचित हो गया था वो। ठीक है, उन्होंने बेगाओं को बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा किसान कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। देखो अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहां से? अंग्रेजों के इस देश में।
एक लोकगीत है ये, ठीक है। उसमें शिकायत की गई है, बहुत सारे गीत है, ये गीत है जीना, यानी अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। ये किसने, यानी बेंगा, ओके, बेगा आदिवासियों के द्वारा यानी एक लोकगीत था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये जो अपना लेसन चला आदिवासी दिक्कू और श्रेणियों की कल्पना। अब देखो बहुत सारे आदिवासी समूह ने उपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। जो वन कानून थे इनका क्या किया, विरोध किया। तो कहने का मतलब उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया कि हम आपके द्वारा जो बनाए गए हैं नए नियम हैं उनको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। वो तो अपने पुराने तौर तरीकों से चल रहे थे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में यानी सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, यानी विद्रोह भी किया, ठीक है। अब है व्यापार की समस्या। किसकी समस्या है, व्यापार की समस्या। ये देखो गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, देखो बुनाई भी कर रही हैं, इसमें दिख रहा है आपको, यानी आके बुनाई कर रही हैं। अब व्यापार की समस्या देखिए कि 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह में पाया, क्या पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। समझ गए, जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी लोग और जो महाजन है वो जल्दी जल्दी यानी खेतों में आने या वनों में आने लगे हैं। ये वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से अब देखो क्या असर पड़ने वाला था, ठीक है। ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा, ठीक है। ये समझने के लिए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखिए हम। देखो 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में बहुत भारी मांग थी। समझ गए, 18वीं सदी में भारतीय जो रेशम की यूरोपीय बाजार, यूरोप के जितने बाजार थे में भारत का रेशम की बहुत बड़ी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, यानी इतना अच्छा बना हुआ था कि उसकी जो क्या थी, यानी उसकी जो गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि वो लोगों को, यूरोपीय लोगों को भा रही थी। और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो अफसर थे वो गांव यानी इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर क्या देने लगे, जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल वो रेशम के कीड़े पालते हैं, क्योंकि रेशम कीड़ों से पलता है रेशम, ठीक है। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते और उनके कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, जो कीड़े, समझ गए, जिनसे, और 1000 कर्मी कोषों के लिए 3 या 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता। देखो उनसे कितने सस्ते लेते थे और इन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, दोनों के बीच में, समझ गए, यानी बिचौलिए थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। देखो ये चटाई बुनती एक हजांगा औरत, ठीक है। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही क्या थे, सीमित थे। देखो ये चटाई बन रही है, समझ रहे हो, गोद में बेचारी के पीछे बच्चा है, ठीक है। यानी औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों में और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ, यानी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। अगर हम बात करें तो देखो ये देखो बिहार में कोयला खनि, कोयलों में काम करने वाले बिहार के देखो मजदूरों का चित्र दिखाया गया है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया, देखो ये बिहार में दोनों ही क्षेत्र हैं, झरिया और रानीगंज, ये कोयला खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर कोयले की बहुत सारी खानें हैं, ठीक है। लगभग 50% खनिक आदिवासी थे, यानी खानों में काम, कोयला है वो खानों से निकलता है।
और इसमें काम करने वाले अधिकतर जो 50% थे वो क्या थे, मजदूर यानी आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदान, यहाँ पर अंधेरा नीचे जमीन के अंदर और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि एक खतरनाक भी था, रिस्क भी था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। देखो ये दिखाया गया चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी ये अब है काम की तलाश। किसकी तलाश, काम की यानी तलाश। यानी अब आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम यानी आदिवासियों के तौर तरीकों के बारे में और आदिवासियों की किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते थे उनके बारे में पढ़ा। नए नए कानून बने, उससे आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो काम की तलाश, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।